दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष जगताप, सेल्स और मार्केटिंग ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सेल्समैन नंबर 1 में। दोस्तों आज के हमारे वीडियो की डिस्कशन का टॉपिक है कामयाब सुपर स्टॉकिस्ट। दोस्तों जैसे कि मैंने ये चैनल की शुरुआत ही लोगों को एजुकेट करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए की है। जो लोग नए सेल्स और मार्केटिंग में आने वाले हैं या जो काम कर रहे हैं वो अपने काम को कैसे इंप्रूव करें, नए लोग जो आने वाले हैं वो कैसे काम करें, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, सेल्समैन हो, सुपर स्टॉकिस्ट हो या फिर मैन्युफैक्चरर। तो आज जिस जगह पे मैं पुणे में आया हूँ वो है एक सुपर स्टॉकिस्ट, और मैं आपको एक कामयाब सुपर स्टॉकिस्ट का इंटरव्यू लेने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आज मैं लेक्चर नहीं दूंगा, मैं लेक्चर सुनने के लिए आया हूँ और उनसे हम मंत्र लेने वाले हैं कि कामयाब सुपर स्टॉकिस्ट कैसे बने। तो आज मैं आपसे अभी इंट्रोडक्शन करवाता हूं। जिनके पास हम इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं वो है साक्षी एजेंसीज, और हमारे साथ में आज है श्री राज मंत्री जी। नमस्कार मंत्री जी, आपका स्वागत है सेल्समैन नंबर 1 चैनल में। हमारे दर्शकों के लिए हमें इंटरव्यू आज लेने के लिए आपके पास पहुंचे हैं, तो आपका इंट्रोडक्शन दीजिए, आपके बारे में बताइए सर हमें। मैं राज मंत्री, साक्षी एजेंसी का प्रोपराइटर, एफएमसीजी का जो सुपर स्टॉकिस्ट का काम है वो मेरे फर्म का नाम है साक्षी एजेंसी। बहुत बढ़िया। तो आपने सुपर स्टॉकिस्टशिप की शुरुआत कब की सर? लगभग 13 साल पहले से मैं सुपर स्टॉकिस्ट लाइन में आया। 13 साल पहले मैंने सुपर स्टॉकिस्ट का काम स्टार्ट किया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो आप डायरेक्ट, आप जैसे आपने पहले बताया कि आप पेशे से यानी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं और आपका उसके बाद एमसीए भी हुआ है, तो उसके बाद भी आपने नौकरी ना करते हुए सुपर स्टॉकिस्ट क्यों चुना? नहीं, थोड़ा सा अभी वो बोलते हैं कि एक इंटरेस्ट रहना जरूरी होता है। इंटरेस्ट होना जरूरी। हाँ, बिजनेस में पहले से इंटरेस्ट रहा क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस ही है। ग्रोसरी का शॉप था घर पे फैमिली। ओके। तो इस वजह से मेरे को बिजनेस में इंटरेस्ट था, इसलिए मैं बिजनेस में आ गया, जॉब नहीं किया। बहुत बढ़िया। सबसे पहले बताइए अभी आप कौन सी कंपनी के सुपर स्टॉकिस्ट है सर? मेरा करियर स्टार्ट किया मैंने प्रिया गोल्ड कंपनी से, बिस्किट इंडस्ट्री में। प्रिया गोल्ड? हाँ, प्रिया गोल्ड कंपनी। हाँ, तो ये काफी वेल नोन कंपनी है। प्रिया गोल्ड का इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। प्रिया गोल्ड वेल नोन कंपनी है। हाँ, जीएस चाय है। जीएस चाय, हाँ, ये भी वेस्टर्न महाराष्ट्र का नंबर 1 ब्रांड है। हाँ, और महाराष्ट्र में काफी पुराना और नया ब्रांड, नया नहीं है, पुराना ब्रांड है। और महाराष्ट्र में काफी बड़े पैमाने पे बिकता है। जीएस चाय है। जैसा एशियन पेंट में उन्होंने अभी होम क्लीनिंग प्रोडक्ट का देख रहा हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, ये भी आपके पास काम है। उसके बाद में घी है, बहुत काफी सारे एफएमसीजी। और आपने तिरुमला भी कुछ काम लिया है अभी ना रिसेंटली? तिरुमला हेयर ऑयल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपके पास जो भी काम है वो बड़े नामी गिरामी काम है। तो सुपर स्टॉकिस्ट, नए जो लोग आने वाले हैं सुपर स्टॉकिस्ट में, वो कैसे सुपर स्टॉकिस्ट का व्यापार शुरू कर सकते हैं सर? यानी कंपनी कैसी चॉइस करना हमने? हाँ, सवाल काफी अच्छा है। आज कंपनियां बहुत सारी आती है मार्केट में, परफेक्ट और बोलते हैं ना करेक्ट सिलेक्शन बहुत जरूरी होता है। कंपनी का सिलेक्शन बहुत जरूरी होता है क्योंकि क्या देखना चाहिए कंपनी का? हमने कंपनी का हमारे पहले कोई भी कंपनी का आप अगर सुपर स्टॉकिस्टशिप ले रहे हो तो पहले कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी का सेल क्या है, कंपनी कौन से प्रोडक्ट में क्या रेंज से, उनके कॉम्पिटिटर क्या है। कल्चर एंड हिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट। कल्चर एंड हिस्ट्री, एग्जैक्टली। और कंपनी ब्रांड देखना बहुत जरूरी है। ब्रांड मेरे साथ में भी काफी बार हुआ है कि बहुत सारी कंपनियां आती है जो कंपनी कभी फ्रॉड नहीं होती है, बट कंपनी पर्सन जो कंपनी आते हैं वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो आपके साथ ऐसा भी कभी हुआ है? हाँ, हुआ है। ये सभी के साथ होता है। तो वही बोला ना, कंपनी सिलेक्शन काफी अच्छा रहना चाहिए, ब्रांड रहना चाहिए, थोड़ा अवेयर रह के हमको काम लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो एक सुपर स्टॉकिस्ट शुरू करने के लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है सर? सबसे पहले हमको बताइए। ये तो हम जहाँ बैठे हैं, एक तो सबसे पहले तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, ये आपका जो बैकग्राउंड है पीछे, ये जो कैबिन में जो आपने बैकग्राउंड पे ये दिया है सर, ये इसका मुझे जरा सबसे पहले बताइए आप। सर, ये इसका आपने काम के साथ क्या संबंध है? ये तो मेन जो बोलते हैं ना कि जो ये पिलर है अपने, जो सक्सेस का पिलर है ना, वो टीम वर्क है। एक सिंगल आदमी कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है। मैं समझ रहा हूँ। सक्सेस होने के लिए एक टीम वर्क की जरूरत है। और मार्केटिंग और हर चीज, वो तो बिजनेस के लिए जो लगने वाली चीजें हैं, ये सब चीजें हैं जो पॉइंट हम डे टू डे में हमारे बिजनेस में यूज करते हैं, ये वही पॉइंट है सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों जानते हैं सुपर स्टॉकिस्ट शुरू करने के लिए, सुपर स्टॉकिस्ट बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? सबसे पहले क्या चीज जरूरी है सर?
एक तो गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट्री रिक्वायर्ड है, लाइसेंस लगते हैं। क्या लाइसेंस लगते हैं सर? शॉप एक्ट लाइसेंस लगता है, फूड लाइसेंस लगता है, जीएसटी लगता है, पैन कार्ड लगता है, बैंक अकाउंट लगता है, ये सब। बैंक अकाउंट भी चाहिए? हाँ, कंपनी जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है ये सब डॉक्यूमेंट्री मस्ट है। बोलते इनिशियल बेसिक स्टेज पे आपको ये सब चीजें लगती है। वेरी गुड सर। उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट क्या होती है सर? सर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक तो गोडाउन वगैरह आपके पास में प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन रहना चाहिए, एक प्रॉपर स्पेस, गोडाउन स्पेस रहना चाहिए, जैसे कैबिन है, कॉन्फ्रेंस, ये जो आपकी कैबिन है थोड़ी इस प्रकार की कैबिन होना चाहिए। और रिक्वायर्ड जो बिजनेस है उतना फंड रहना सबसे मस्ट। पैसा जरूरी है 100%। जितना बिजनेस है, जितना कंपनी कमिट करती है, जो भी कंपनी का आप सुपर स्टॉकिस्टशिप लेते हो तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में पहले इन्वेस्टमेंट डिसाइड होता है। बराबर। तो जितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है उतना इन्वेस्टमेंट रहना ये मस्ट है, तो ही आप सक्सेस ले सकते हो, नहीं तो नहीं तो क्योंकि पैसे का काम पैसे से ही होता है। बहुत बड़ी बात बोली आप। स्टार्ट करना आसान होता है बट उसको लॉन्ग टर्म रन करने के लिए एडुकेट फंड नहीं रहेंगे, क्योंकि मार्केट सिचुएशन जैसा अभी पैंडेमिक में आ गए हम लोग, जो 1 साल से लोग कोविड में जा रहे हैं, अगर यहाँ पे फंड्स कम हो तो दिक्कत आ सकती है। तो फंड रहना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर फंड्स और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करने के। फाइनेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 2 चीजें आपने बोली। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने बोला कि लॉजिस्टिक है, यानी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आपके पास होना चाहिए, यानी व्हीकल। फिर वो व्हीकल आपके खुद के है या रेंटल है सर? डिपेंड्स के इसमें खुद के व्हीकल, मेरे यहाँ पे तो मैं खुद के व्हीकल से नहीं ऑपरेट करता हूँ, ट्रांसपोर्ट के ही रखता हूँ, जिसमें एडवांटेज भी है बोल सकते हैं और डिसएडवांटेज। डिपेंड्स के आपका ट्रांसपोर्टेशन कैसे काम करता है और कितना बोल तो कितने ट्रांसपोर्टेशन डेली कितना तुम्हारा रनिंग है वो चीज़ों का। आज के इसमें एम्प्लॉयज़ बोल तो ट्रस्टेड एम्प्लॉयज़ वगैरह या ड्राइवर्स बोलो, ये मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो हम लोग रेंटल ही लेते हैं। हाँ, रेंटल ही प्रेफर करते हैं, जिसमें बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। लाइबिलिटीज कम हो जाती। तो सुपर स्टॉकिस्ट को कैसे, किस प्रकार के व्हीकल लगते हैं सर? डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम, कौन से वॉल्यूम में और कौन से प्रोडक्ट में। जैसे उदाहरण के तौर पे आपका बिस्किट का काम है तो आप किस प्रकार के व्हीकल प्रेफर करते हैं? पूना डिस्ट्रिक्ट के लिए हम लोग जो डिलीवरी वैन यूज करते हैं वो 407, टाटा 407 या पिकअप, ये 2 चीजों में हो जाता है। और यदि आपको बाहर भी आपका माल जाता है, मराठवाड़ा में, वेस्टर्न महाराष्ट्र में, तो वो कैसे, बड़ी गाड़ी से वो बड़े आईशेयर्स होते हैं 19 फुट के, जिसको 1109 बोलते हैं, वो बड़ी गाड़ी होती है, बड़ी गाड़ी जिसमें बड़ा वॉल्यूम जा सकता है। हाँ, जिसमें लगभग जो एक गाड़ी का अमाउंट बनता है 4 लाख से 4.5 लाख या 600 कार्टन जाता है। हाँ, वो तो कंपनी के प्रोडक्ट के वैल्यू पे डिपेंड है। हाँ, यदि चाय पत्ती का काम आपके पास है, अगर वो भेजना है तो उसका वैल्यू काफी बड़ा बन जाता है। वैल्यू काफी बड़ा हो जाता है, काफी बड़ा वैल्यू। कभी भी ट्रांसपोर्ट फ्रेट ये हमेशा वैल्यू से ही डिसाइड किया जाता है। बहुत बढ़िया। क्योंकि जितना वैल्यू रहेगा उसका कितना परसेंटेज फ्रेट लगता है, ये कैलकुलेशन पकड़ा जाता है। तो ये फ्रेट जो है आदि सुपर स्टॉकिस्ट को फ्रेट कंपनियां देती है, डिपेंड्स, वो भी या फिर वो मार्जिन में मर्ज करके देती है? हर कंपनी का एक अलग पॉलिसी, अलग सिस्टम है। कुछ कंपनीज पूरा मार्जिन एक खट्टा ही देती है, कुछ कंपनी ट्रेड में अलग अलग, जिनका पता है क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम है, ज़्यादा है, तो वो कंपनी पे डिपेंड्स करता है क्या ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कैसे रहे। बहुत बढ़िया। और जैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बोला है अभी, तो अभी आपके पास में क्या यहाँ पर आपके, एक तो सबसे पहले आपके गोडाउन है, यहाँ पर गोडाउन की ज़रूरत होती है। सुपर स्टॉकिस्ट के लिए मिनिमम कितने स्क्वायर फुट का गोडाउन चाहिए सर? वो भी एक आपके वॉल्यूम पे ही डिपेंड करता है कि आपके पास कितना बड़ा वॉल्यूम का काम है। हाँ, उसमें भी जैसे आप बोलते हो ना कि अगर मैं कैडबरी का काम करूँ, हाँ, तो वहाँ कार्टन वैल्यू वाइज बॉक्स का ज्यादा है, और बिस्किट करूँ तो मैं इसके लिए थोड़ा सा ये बल्कि होता है, बल्कि थोड़ा इसके लिए बड़ी स्पेस। जैसे उदाहरण के तौर पे आपके प्रिया गोल्ड बिस्किट है आपके पास और चाय का काम है, तो इसके लिए आपको कितना बड़ा गोडाउन आपके पास अभी है? बिस्किट के लिए लगभग आज मैं जो रिक्वायरमेंट यूज कर रहा हूँ, तो जो गोडाउन यूज कर रहा हूँ वो 3500 स्क्वायर फीट का है, जो बिस्किट के लिए लग रहा है। एक गोडाउन आपका? एक गोडाउन। और चाय और बाकी जो कंपनियां हैं उसके लिए एक 5000 स्क्वायर फीट का गोडाउन। लगभग 8500 स्क्वायर फुट आपके पास में स्टोरेज कैपेसिटी है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बोली मंत्री जी ने। और आइए दोस्तों जानते हैं ये सुपर स्टॉकिस्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या ज़रूरी है और ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें उनके पास में होना चाहिए। तो मंत्री जी हमको गाइड करेंगे, उनके गोडाउन की टूर करवाएंगे हमको। आइए। ये मेरा केबिन है, एक केबिन जो ऑफिस मीटिंग्स वगैरह कंपनी पर्सन्स के साथ में होता है।
बहुत बढ़िया। ये कॉन्फ्रेंस रूम है जहाँ पे वीकली मीटिंग्स होती है, कंपनी के साथ में स्ट्रेटजीज डिसाइड होते हैं, मार्केट ट्रेनिंग भी दी जाती है, अगर कुछ नए प्रोडक्ट है तो उसको लॉन्चिंग के लिए क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे सब स्ट्रेटजीज डिफाइन करते हैं। कंपनी पर्सन आते हैं, एएसएम आरएसएम जो भी रहेंगे और उनका सेल्स टीम, उनके लिए बनाया गया हुआ ये कॉन्फ्रेंस रूम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहाँ पे व्हाइट बोर्ड भी है। हाँ, अगर कुछ डेटा शेयर्स करना है या कुछ फिगर्स पे कैलकुलेशंस पे है या कुछ ट्रेनिंग पार्ट है तो वो व्हाइट बोर्ड पे उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। ये अभी ये सबसे मेन पार्ट, जैसे बोलते हैं ना बिजनेस का, ये बैकबोन है। हाँ हाँ हाँ। बैक ऑफिस, जहाँ परचेसिंग, आउटवर्ड वगैरह, बिलिंग, अकाउंटिंग जो कुछ भी हुआ जाता है, तो ये अकाउंट डिपार्टमेंट। अकाउंट डिपार्टमेंट। यहाँ से बताइए ज़रा सर, अकाउंट डिपार्टमेंट बताइए। वेरी गुड। डिस्ट्रिक्ट के अंदर यानी पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर सप्लाई करने के लिए इस प्रकार के व्हीकल मंत्री जी के पास में हैं। ये रेंटल है सभी व्हीकल्स। आइए संभाजीराव, आगे आइए आप। ये व्हीकल्स आप देख सकते हैं, इस प्रकार के जो महिंद्रा पिकअप बोलेरो, ये काफ़ी पॉपुलर गाड़ी है, या फिर टाटा का व्हीकल आगे खड़ा है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार की गाड़ियाँ इनके पास सप्लाई के लिए है। और जो डिस्ट्रिक्ट के बाहर जो सप्लाई जाता है उसके लिए वो ट्रांसपोर्ट की जो व्हीकल्स होते हैं, जो बड़े बड़े व्हीकल्स इस प्रकार के जो आप देख सकते हैं, आयशर, इस प्रकार के व्हीकल इस्तेमाल होते हैं। थैंक्स दोस्तों। आज के वीडियो की एक खास बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो गाड़ी के सामने मैं खड़ा हूँ, आप अभी देख सकते हैं, ये मर्सिडीज़ गाड़ी मंत्री जी के पास में है। तो गाड़ी कोई रातों रात नहीं हुई, 12 साल की मेहनत मंत्री जी को लगी है। मंत्री जी, आपने डायरेक्ट मर्सिडीज़ गाड़ी ली? नहीं, डायरेक्ट नहीं लिया। हाँ, वो तो जैसे जैसे बोलते हैं ना ग्रोथ। तो आपकी कितनी कार है फिर? अभी कितने कार आपके? ये थर्ड कार है मेरा। तीसरा कार। हाँ, पहले इंडिगो था, फिर ब्रीजा और ये बाद में लिया। तो आपने खुद के बलबूते पे ये गाड़ी अभी ये खरीदी? मेरे बलबूते। बहुत बड़ी बात है। मैं मंत्री जी का अभिनंदन करूंगा कि आज वो इस मर्सिडीज कार के मालिक बने हैं, और ये सब सुपर स्टॉकिस्ट के बलबूते पे आपने किया है। बिजनेस सही है, अभी दूसरा बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अभिनंदन, थैंक्स। आप देख सकते हैं कि डे टू डे एक्टिविटी यहाँ पे गोडाउन में चलती रहती हैं। गोडाउन में उनके लोग काम करते रहते हैं। उनके ये सुपरवाइज़र है, यहाँ पर ये गोडाउन के सुपरवाइज़र है, और फिर ये गोडाउन के अंदर ये लोग काम करते हैं, यानी कि स्टैकिंग का काम है या फिर माल शॉर्टिंग है, माल का डिलीवरी निकालना है, तो आपका ऑर्डर के हिसाब से माल निकालना पड़ता है उनको। तो इस प्रकार का काम यहाँ से होता है। मंत्री जी ज़रा आइए आगे कि ये कैसे आप यहाँ पे स्टैकिंग, ज़रा बताइए आप किस तरह से स्टैकिंग करते हैं, क्या ख्याल रखना चाहिए स्टैकिंग के लिए, वैरायटी वाइज या कैसे कैसे होता है, बताइए आप हमको प्लीज़। सर, वैरायटी वाइज तो रखना ही पड़ता है। फूड आइटम के लिए मैं जैसे बताया आपको कि फीफो मेंटेन के हिसाब से तो वैरायटी वाइज ही होता है। स्टैकिंग अभी जैसे बोलते हैं कि कम, जहाँ पे हर एक प्रोडक्ट का एक लेवल भी होता है कि उसको कितना फ्लोर तक हम दे सकते हैं, तो उसका लेवल होता है। देखेंगे तो उसको हम लोग 10 या 12 का हाइट दे सकते हैं। कुछ जो हेवी मटेरियल्स होता है उसको हम छोटा, तो उसको हम लोग सेंटर में लेते हैं, और जिसको हाइट देना है उसको हम साइड में, वो हिसाब से। और दोनों जो रोज बनती है उसके बीच में एक अप्रोप्रिएट स्पेस भी रहना चाहिए ताकि निकालने में दिक्कत ना हो, तो जल्दी से स्टॉक निकल सकता है। बहुत बढ़िया। एक बात आप बताना भूल गए, आपने बड़ा काम अभी शुरू किया है, उसका नाम नहीं बताया आपने। ये इलेक्ट्रॉनिक का था, सिस्का कंपनी का भी जो काम लिया है अभी, फैन और एलईडी। फैन का पूरा पूना का अपन ने डिस्ट्रीब्यूशन का काम लिया है, और एलईडी हाफ पुणे ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। पुणे। हाँ, पुणे सिटी का। पुणे सिटी। हाँ, पुणे सिटी बहुत जितना अच्छी भी है वो फैन अपने से ही सप्लाई होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी शॉप्स है जिसको हम सप्लाई करते हैं। बहुत बढ़िया। आइए आगे। तो मैं यहाँ पे दो चीज़ें देख रहा हूँ, एक तो फूड आइटम और नॉन फूड आइटम आपके गोडाउन में है। तो आपने ये पैलेट जो लगाए हैं वो क्या चीज़ है, ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को। पैलेट तो फूड, ये बताइए। जितने भी कंपनियां हैं, हाँ, उनको हमारे को पैलेट्स तो कंपलसरी देना ही है। अगर फ्लोरिंग है जहाँ पे टाइल्स लगी हुई है, वहाँ अगर हम पैलेट यूज़ नहीं करते तो ठीक है, बट जहाँ पे सीमेंट का हो, जैसे कोबा बोलते हैं, हाँ 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 हाँ, वो रहेगा तो पैलेट रहना जरूरी है, ताकि प्रोडक्ट कभी पानी आ सकता है या कुछ होता है तो वो प्रोडक्ट खराब ना हो। खाने इसके वाले लिए item, तो पैलेट यूज़ करना मस्ट है। बहुत बढ़िया। ये फूड आइटम का आप इस प्रकार से स्टोरेज, फूड आइटम को बहुत बढ़िया। अभी जैसे देखेंगे यहाँ वैरायटी वाइज सेग्रीगेट किया है। जैसे हेयर ऑयल है, यहाँ पे चाय है,
फूड को फूड के बाजू में ही लगाया गया है ताकि उसको कोई भी स्मेल जैसा होता है वो प्रॉब्लम ना आए। नॉन फूड एक साइड में है, नॉन फूड साइड में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपका ये, और काफ़ी बड़ा स्टोरेज स्पेस यहाँ पर है। यस, थैंक यू। आगे लो। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ हम अभी आए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सुपर स्टॉकिस्ट का माल का स्टोरेज। तो स्टोरेज कैसे करते हैं ये हम मंत्री जी से सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे। स्टोरेज के लिए तो एक तो फीफो मेंटेन करना पड़ता है। फूड प्रोडक्ट के लिए फीफो ये अति आवश्यक, बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टैकिंग द फूड्स इन फूड कंपनी, क्योंकि फीफो से हम एक्सपायरी को रोक सकते हैं। काफ़ी कंपनियों का पॉलिसी ऐसा होता है, परसेंटेज में एक्सपायरी दी जाती है। अगर प्रॉपर फीफो नहीं मेंटेन करेंगे तो बहुत हेवी लॉसेस अपने को लेना पड़ेगा अगर हम वो ध्यान नहीं रखें। फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो माल पहले आता है वो ही पहला माल बाहर जाना चाहिए उस हिसाब से। और प्रोडक्ट वाइज स्टैकिंग होता है, जिसका जैसे क्वांटिटी मोमेंटम जो होता है, हम लोगों को पता है कि अभी कौन सा मूवमेंट रहेगा, उस हिसाब से प्रोडक्ट स्टैक किया जाता है। और कितना माल है, कितनी क्वांटिटी है, तो वो हिसाब से उनका जो लगाया जाता है स्टॉक, वो बंदे वो हिसाब से करते हैं। बहुत बढ़िया। आपका स्टॉक का फ्रेशनेस आपके यहाँ पे मैंने देखा कि करंट मैन्युफैक्चरिंग डेट का माल आपके पास पड़ा है, यानी कि आपके पास अभी अप्रैल मंथ एंड में जो माल आया है वही माल आपके पास है, अप्रैल का ही माल है। अधिकतर मैन्युफैक्चरिंग आपके पास अप्रैल का है। तो बिजनेस में प्रोक्योरमेंट वो तो ऑर्डर किस हिसाब से लगानी चाहिए, ये छोटी चीज़ें बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है कि आपके पास में कोई भी ऐसी वैरायटी ना एक्सिस क्वांटिटी में नहीं होनी चाहिए जिससे आपको चांसेस हो कि वो पुराना हो जाए या एक्सपायरी हो जाए। आपका जो 3 महीने का जो एनालिसिस होता है, फ्लो होता है प्रोडक्ट का, वो हिसाब से ही आपको ऑर्डरिंग करना चाहिए। मैं समझ रहा हूं। जिसका कितना क्वांटिटी सेल है वो हिसाब से, तो इसलिए फ्रेशनेस भी रहता है और लोगों को फ्रेश स्टॉक जाने से डिस्ट्रीब्यूटर्स में और सेल्स टीम में भी मोटिवेशन रहता है कि फ्रेश स्टॉक है, मार्केट से रिटर्न नहीं आता है। बहुत बड़ी बात बताया आपने, थैंक्स। अभी जो नए साथी हमारे सुपर स्टॉकिस्ट बनने वाले हैं, उनके लिए आप ये बताइए कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उनको कैसा मिलने वाला है, यानी उनको किस तरह से इन्वेस्टमेंट वो करते हैं तो उनको कैसे रिटर्न्स मिल सकते हैं सर। FMCG में ज़्यादा कर की कंपनियां आप अगर देखेंगे तो हम जो कैलकुलेशन पे काम करते हैं तो 24% एनुअली हम कैलकुलेट करते हैं। 24% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर कोई कंपनी आपको दे रही है तो वो FMCG लाइन में सबसे बेहतरीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पकड़ा जाए। हो सकता है, हो सकता है। ह्यूज टर्नओवर चाहिए, आपका टर्नओवर टर्नओवर अच्छा है, हो, मतलब हाँ। यानी करोड़ों में है, तभी जाके वही कैलकुलेशन उसी तो 2% में जो बोल रहा हूँ ये नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। नेट प्रॉफिट, हाँ, आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस रिड्यूस, जो भी है। एग्जैक्टली ग्रॉस प्रॉफिट बोले तो जो जिसमें आपका कोई भी एक्सपेंस माइनस नहीं, बट नेट प्रॉफिट जो निकलता है, जो आपका गोडाउन रेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, एम्प्लॉइज, लोडिंग अनलोडिंग है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, स्टेशनरी, टेलीफोन, जो कुछ भी है आपका ऑफिस स्टाफ वगैरह, सब कुछ जो खर्चा है वो सब खर्चा माइनस करने के बाद में जो बचता है दैट इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट। काफी थिन मार्जिन पे ये काम है, लेकिन हाँ, FMCG में ये सबसे बड़ा स्ट्रगल यही है कि मार्जिन जहाँ पे है वहाँ पे बोलते मार्जिन जो होता है सुपर स्टॉकिस्ट को वो काफी कम है। लगभग कितने परसेंटेज में मार्जिन हो सकता है, यानी आपका पर्टिकुलर नहीं बोल रहा हूँ, ओवरऑल FMCG इंडस्ट्री का क्या आपका ये एक्सपीरियंस? इंडस्ट्री में 5% ये सुपर स्टॉकिस्ट मार्जिन पकड़ा जाता है, 5% तक। हाँ, और वॉल्यूम कहाँ से शुरू होता है वो, कम से कम कितना? यहाँ 3% से स्टार्ट होता है, हाँ, तो 5% 6% डिपेंड्स ऑन टर्नओवर। जहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, ब्रांड बड़ा है, हाँ। तो वहाँ पे सुपर स्टॉकिस्ट मार्जिन कम होता कम रहेगा, कमीशन कम रहेगा, लेकिन बिजनेस बड़ा है, रहेगा, वॉल्यूम ज्यादा रहेगा। बहुत बड़ी बात बोली आपने, बहुत बड़ी बात बोली आपने। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे जो लोग नए आना चाहते हैं, वो कौन सी कंपनी चुने और कौन से प्रोडक्ट चुने तो FMCG में, जिसके अंदर फ्यूचर उनको बन सकता है? मार्केट में कंपनी सिलेक्शन ये काफ़ी हद तक ज़रूरी है कि कॉम्पिटिटर आने वाला ट्रेंड, अपना मार्केट से अटैचमेंट उतना रहना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट उतनी रहनी चाहिए कि हम ये प्रेडिक्ट कर सके कि आने वाले ये प्रोडक्ट का फ्यूचर क्या रहेगा आने वाले दिन में। हाँ, क्योंकि अभी जैसे मेरा एनालिसिस है कि जैसे मैं बिस्किट इंडस्ट्री में आज काम करता हूँ, तो हम अगर पिछले 10 साल, 20 साल, 100 साल में भी देखेंगे तो बिस्किट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंपनियां सक्सेस ले नहीं पाई है। 4 ही ब्रांड है जो हिंदुस्तान में बिस्किट कंपनी में सक्सेस हुआ। तो उसके पीछे का रीज़न क्या था कि बिस्किट प्रोसेस के लिए, बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग के लिए
जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगती है, और सक्सेस रेट जो है बिस्किट को इंडस्ट्री को 20-25 साल के बाद में कंपनी आउटपुट देना चालू करती है। इसके लिए ये कंपनी, ये सेगमेंट में नया कंपनियों का एंट्री नहीं देखना है। ये हो गया बिस्किट की बात। हाँ। लेकिन आप कौन से ऐसे प्रोडक्ट हो सकते हैं जो फ्यूचरिस्टिक हो सकते हैं, जैसे पेंडेमिक आया अभी तो instant पेंडेमिक के बाद में जैसे कि क्लीनिंग प्रोडक्ट है, उसका सेल बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ गया, ये हैंड वॉश है। तो ऐसे फ्यूचरिस्टिक क्या चीज हो सकती है कि जो ध्यान में रखते हुए हम काम करें? हाँ, ये बात काफी हद तक सही है कि पहले जैसे सैनिटाइजर ये आम आदमी यूज नहीं करता था, हॉस्पिटलों में यूज होता था। बट आज की कंडीशन में ऐसा है कि बच्चे बच्चे तक सैनिटाइजर, और आने वाले टाइम पे ये नेसेसिटी बन जाएगी कि अपने को हमेशा सैनिटाइजर, मास्क, ये चीज़ों का ज़रूरत यूज करना हाउस होल्ड पड़ेगा। क्लीनिंग प्रोडक्ट, हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट में डिमांड रहेगी, कंपटीशन भी रहेगा बट डिमांड रहेगी, तो एक अच्छे ब्रांड के साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। और इंस्टेंट का आने वाले टाइम पे इंस्टेंट प्रोडक्ट्स का काफ़ी अच्छा मार्केट रहेगा। इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट जैसे कि आप क्या, रेडी टू ईट, एमटीआर वगैरह काफी सारी कंपनियां ऑलरेडी है, बट उन्होंने प्रवीण है इसमें, प्रवीण है, फिर हल्दीराम ने अभी बहुत सारी लाए, अमूल भी फ्रोजन में आ गए, बोल तो 90% उन्होंने हर चीज फ्रोजन में लेके आ गए, जहाँ पिज्जा वगैरह सब कुछ है, हीट एंड हीट प्रोडक्ट आ रहे। आने वाला दौर वही रहेगा, क्योंकि यहाँ लोगों के पास जैसे मंत्री जी समय कम है आने वाले दिन में, एग्जैक्टली, तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों भी काम करते हैं, तो ऐसे सूरत में उनको इंस्टेंट चाहिए हर चीज, तो उनके पास इतना समय नहीं है। तो मंत्री जी का ये सजेशन है हमको कि इंस्टेंट फूड जो रहेगा, यानी कि जो रेडी टू कुक, ऐसे प्रोडक्ट में फ्यूचर उनको नजर आता है। बहुत अच्छी बात बोली मंत्री जी ने। मंत्री जी, जैसे हम लोग 4G जब से आया है तब से हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में और हर चीज में क्रांति आई है, तो ये आगे कहाँ जाएगा पता नहीं। अभी 5G आने वाला है और सब चीज जो है ऑनलाइन बिक रहा है, और सब कुछ अभी इंटरनेट पे ही डिपेंडेड है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सुपर स्टॉकिस्ट जो है उनका मॉडर्न ट्रेड और जो ऑनलाइन मार्केटिंग है FMCG प्रोडक्ट की, उसमें उनका क्या रोल आप देखते हैं? काफी हद तक इंडिया अभी मॉडर्न ट्रेड में शिफ्ट हो गया है, जहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो पिछले 3 साल में आज हम जो बिजनेस कर रहे हैं 30 to 40% मॉडर्न ट्रेड बिजनेस आ रहा है और 60% जनरल ट्रेड में है। और ऑनलाइन जो हिसाब से ग्रो कर रहा है, ये काफी हद तक बोल सकते हैं क्या एक आने वाले 20-25 साल में काफी सारी चीजें ऑनलाइन ही रहेगी इंडिया में भी, तो ऑनलाइन फ्यूचर तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और सुपर स्टॉकिस्ट को एक अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं कि जो अभी बिग बास्केट है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, इन्होंने भी ग्रोसरी चालू कर दी है, स्टार बजाज है, जियो है, एजियो है, बहुत सारे बोल तो हर एक सेगमेंट के लिए, सिर्फ FMCG के लिए नहीं। आप अगर देखेंगे गारमेंट्स वगैरह, क्लोथिंग्स और शूज़ वगैरह, जो कुछ भी है, जितने भी आइटम है, आप हर चीज़, आज आपको कोई भी मॉल वगैरह, शॉपिंग मॉल वगैरह जाने की जरूरत नहीं है, हर चीज आप ऑनलाइन मिल सकती है। और तो ऑनलाइन का एक बहुत बड़ा फ्यूचर आपको दिखता है आने वाला टाइम। और B2B के बारे में आपका क्या है सर ख्याल? अभी जैसे बुकर हम देखते हैं पुणे में, या फिर वॉलमार्ट है, ये सब लोग B2B में अभी आने वाले दिन में बहुत बड़ी क्रांति, वो लोग उड़ान ऐप है, माई जियो है, तो इस प्रकार की जो एप्लीकेशंस है वो आने वाले दिन में, उसका आपको क्या फ्यूचर नजर आता है सर? फ्यूचर तो अभी कैसा है कि वही मार्केट में अभी क्या हो रहा है कि पहले 2 ही ट्रेड रूल करते थे, जनरल ट्रेड, मॉडर्न ट्रेड। अभी जैसा ऑनलाइन आ गया, ये B2B आया है, कहीं ना कहीं पे ये बिजनेस को सेग्रीगेट कर रहा है कि जो पहले दुकान से बिकता था वो अब मॉडर्न ट्रेड बोल के हम लोग मॉल से खरीदने लग गए, कुछ ऑनलाइन से खरीदने लगे, तो ये शेयर डिवाइड हो रहा है। और B2B में जो नई कंपनियां हैं उनको एक एडवांटेज ये है कि मार्केट स्प्रेडिंग के लिए अगर आप अच्छी एक ऑफर्स वगैरह देते हो, उनको अच्छा डील रहता है, तो उनके ब्रांड की वजह से, बुकर की वजह से, वो भी एक ब्रांड है, उनकी वजह से उनको मार्केट स्प्रेड करने के लिए, ग्रोथ लेने के लिए काफ़ी हद तक मदद होती है। बहुत बढ़िया। हाँ। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने देखी सर, कि जो मैंने काफ़ी सारे सुपर स्टॉकिस्ट के यहाँ देखा कि माल पड़ा है, कंपनी ने माल उठाया नहीं, या फिर उनके क्लेम बहुत सारे फंस गए और बहुत सारे सुपर स्टॉकिस्ट बंद हो गए। ऐसे सूरत में आपका उनको क्या सजेशन रहेगा सर क्लेम्स के बारे में? कि आज तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि कोई भी कंपनी लो तो पहले तो जैसे बोला है कि एक ब्रांड, नॉन ब्रांड के साथ में काम करना ही ट्रस्ट है। बराबर है सर। और ऐसा भी नहीं बोल सकते कि हर नया आने वाला ब्रांड भी कोई गलत रहेगा, बट बैकग्राउंड ऑफ कंपनी देखना बहुत जरूरी है। कल्चर, हाँ, कि कौन से बेसिस पे और जहाँ से वो ओरिजिनेट है,
जो भी कंपनी है, नॉट नेसेसरी कि हर कंपनी महाराष्ट्र की रहेगी। तो अगर वो आउट ऑफ महाराष्ट्र है या फिर आउट ऑफ कहीं से भी है, यहाँ बोल सकते हैं कि महाराष्ट्र के बाहर आपके की रीजन के बाहर की भी बाहर की हो सकती है, तो वो जहाँ की है वहाँ का स्टडी करना भी जरूरी है कि वहाँ पे वो प्रोडक्ट कैसे कर रहे हैं क्या और वो हिस्ट्री है कंपनी उनकी, का हिस्ट्री क्या है। बहुत जरूरी बात वो बोले बहुत आपने। जरूरी है। और क्लेम जैसे कैसे आप कितने दिन में क्लेम करते हैं सर? आप ये जो भी कंपनी के फ्रेट के क्लेम होते हैं या क्या डिस्काउंट के क्लेम होते हैं, एक्सपायरी के क्लेम होते हैं, या फिर जो भी कुछ रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के क्लेम होते हैं, तो ये क्लेम आप कब करते हैं सर? काफी हद तक तो अभी क्लेम का जो प्रोसीजर है जीएसटी के बाद में चेंज हो गया है, क्योंकि जो भी डिस्काउंट वगैरह देना है कंपनी आज प्राइमरी में ही दे रही है। स्पेशल केसेस में ऐसा होता है कि कुछ माल है जो मोमेंटम नहीं हो रहा है या नियर टू एक्सपायरी हो जा रहा है, तो वहाँ पे सेकेंडरी क्लेम होता है जो कंपनी के साथ में अप्रूवल के बाद में ही देना चाहिए। अगर क्या हो गया। हाँ, और कुछ कंपनियों का जैसे फ्रेट हम क्लेम करते हैं, तो क्लेम करने का आपका शेड्यूल क्या होता है सर? पहले 1 से 7 तारीख के बीच में हर कंपनियों का हम क्लेम बना देते हैं। क्लेम बना के आप भेजते हैं 7 तारीख तक का हमारा डेडलाइन है। जैसे क्लेम बनाने से मतलब बना दिया आपने, तो बना दिया तो पास हो जाता है ऐसा है, या फिर कंपनी की अथॉरिटी होती है, साइनिंग होती है, कुछ सैंक्शन होता है? वो होता है कि कंपनी का अथॉरिटी वगैरह भी होता है, उसको अप्रूवल्स होते हैं, नेसेसिटी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो जोड़ना पड़ता है, उससे हेड ऑफिस जाता है, वहाँ पे उनका जो एचआर पॉलिसीज बोल तो क्लेम डिवीजन जो है अकाउंट डिपार्टमेंट, उनके थ्रू अप्रूवल्स आते हैं। अगर कुछ चीज़ें हैं जो अपने हिसाब से कुछ कम्युनिकेट हुई है नहीं हुई है, तो क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है कंपनी को। अगर उनको तो आपका क्लेम अगर सिस्टमेटिकली क्लेम और टाइमली करे तो पास हो जाते हैं। हाँ, और आपको उसके अगेंस्ट में क्या मिलता है? माल मिलता है या फिर क्रेडिट नोट मिलती है? नहीं, यूजुअली तो माल ही बोलते, वही हम उसको क्रेडिट नोट बोलते हैं। कंपनी वो क्रेडिट नोट अपने अकाउंट पे क्रेडिट कर देती है, में स्टॉक आ जाता है आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जानकारी अभी तक मंत्री जी ने हमको दी है। बस एक पार्ट अभी बाकी है, वो हम अभी देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लोडिंग अनलोडिंग। इसके लिए आपके पास कितने लोग काम करते हैं लगभग लोडिंग अनलोडिंग के लिए सर? 10 लोग हैं। 10 लोग हैं। आइए बताइए, ये तो बताइए कैसे ये गाड़ी में लोड होता है माल, हम देखेंगे। ये स्टैकिंग का उनका कुछ पर्टिकुलरली ये होता है या उनको पता है, वो एक्सपर्ट लोग हैं? हाँ, नहीं, गाड़ी में कभी भी स्टॉक ऐसा लगाया जाता है कि जिससे उसका मूवमेंट कम हो, हाँ, तो डैमेज कम होगा, तो वो प्रॉपरली फिट हो। और हाँ, जो हिसाब से लोडिंग है, अभी जैसे कल का प्लानिंग आज होता है, डिस्पैच प्लान होता है आपके पास? हाँ, डिस्पैच प्लान होता है, प्रॉपर डिस्पैच प्लान। डिस्पैच प्लान होता है कि कल कौन से रूट पे गाड़ी है और वह रूट पे कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स का ऑर्डर है। हाँ, वो हिसाब से फर्स्ट डे, अभी जैसे फर्स्ट डे पहले प्लानिंग होके गाड़ी लोड हो जाता है, तो मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग ये लोग निकल जाते हैं। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड में इधर आइए, थोड़ा 2 मिनट रुकिए, उनको बोलिए थोड़ा। 1 मिनट। हाँ, तो ये हम आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से लोडिंग होती है, और ये लोगों की ये प्रोसेस है लोडिंग अनलोडिंग की, ये डेली चलती रहती है। और जैसे मंत्री जी ने बताया कि उनके पास 10 से 15 लोग इस पूरे इसमें सिस्टम में काम करते हैं। और अभी हम लोग मंत्री जी से एक सलाह लेंगे, नए लोग जो भी सुपर स्टॉकिस्ट बनना चाहते हैं उनके लिए एक की हमको बताइए ऐसी। आइए इस तरफ, कि क्या ऐसी चीज़ है सर कि जो सक्सेस का जो मंत्र है वो अभी आप फाइनल हमको एक वर्ड दीजिए कि जिससे कि लोगों को सक्सेस मिल सकता है, या कैसे हम लोग सक्सेस पा सकते हैं? डेडिकेशन के बिगर तो सक्सेस आना मुश्किल है। डेडिकेशन कितना घंटा काम करते हैं सर आप? सर मिनिमम 8 घंटा तो वर्किंग मेरा होता ही है। 8 घंटा। और फोन कॉल कितने लेते हैं सर आप यहाँ? सर अभी ऐसा देखने जाएंगे तो 10 कंपनियां हैं, हर एक कंपनियों में अगर 5 एम्प्लॉई है और हर एक से मैं 10 मिनट भी बात करूं तो आप कैलकुलेशन करें। मैं समझ रहा हूँ। तो आपका काफ़ी बड़ा डेडिकेशन है। और आपको अभी सबसे बड़ी चीज़ टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना चाहिए सुपर स्टॉकिस्ट को, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत बदल रही है। एग्जैक्टली आज हम काफ़ी हद तक बोलते, मेरे बिजनेस में साक्षी एजेंसी में अगर मैं देखूँ तो मेरा इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे अगर देखेंगे तो सिर्फ प्रोडक्ट रिलेटेड जो मीटिंग्स होती है वो ही मैं करता हूँ, अटेंड करता हूँ। बाकी जो भी है मैंने हर एक डिपार्टमेंट को एक मैनेजर दिया हुआ है कि परचेसिंग के लिए, इनवर्ड के लिए, आउटवर्ड के लिए, गाड़ी भरने के लिए, गोडाउन के लिए। तो वो हम लोग नहीं करेंगे तो हम एक्सपांड भी नहीं कर सकते। तो एक्सपांशन के लिए हमारे को सिस्टमेटिकली रहना और बुक मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और 100% अगर हम लोग बिलिंग में ही काम करेंगे, कैश ट्रांजेक्शन नहीं करते, तो आप ऑनलाइन आपका बिजनेस कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया।
मैं अभी कंक्लूजन पे पहुंचा हूं यहाँ पर। अब आइए आगे थोड़ा सा संभाजी। तो आज जो नॉलेज हमको यहाँ से मिला है मंत्री जी के यहाँ से, राज ने हमको बहुत बढ़िया नॉलेज सुपर स्टॉकिस्ट को दिया है। हज़ारों लोग नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, उनके पास फाइनेंस है, लेकिन सिर्फ फाइनेंस से काम नहीं होगा, आपके पास इच्छा शक्ति चाहिए। यू मस्ट हैव अ बर्निंग डिजायर टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। तो आपके लाइफ में यदि आपको सक्सेसफुल जाना है और कुछ नया काम करना है, सुपर स्टॉकिस्ट बनना है या कोई भी काम करना है, ये डे नाइट वाला काम है। यानी कि सिर्फ आपने 8 घंटा काम कर लिया, ये कोई ड्यूटी नहीं है। रात में 9 बजे भी फ़ोन आता है या सवेरे 7 बजे भी हम मंत्री जी को फ़ोन करते हैं तो हमारा फ़ोन उठाते हैं। क्यों? ये हम लोग 24 आवर्स इसमें एंगेज रहना पड़ता है। तो हम एक अच्छा व्यापार FMCG के सुपर स्टॉकिस्ट बन के आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आपके पास में वो बर्निंग डिज़ायर चाहिए, आपके पास विजन चाहिए, मिशन चाहिए। यदि आपको आपके लाइफ में सक्सेस जाना है तो आप को मैं आह्वान करूंगा यहाँ पे कि आप मेरा वीडियो देख के सुपर स्टॉकिस्ट मत बनिए, उसकी स्टडी कीजिए पहले कि सुपर स्टॉकिस्ट क्या होता है। और भी इसमें बहुत सारे पहलू होते हैं अलग अलग, आपको हर चीज़ की डिटेल में स्टडी करना पड़ेगी, उसके बाद ही व्यापार में एंट्री कीजिए। क्योंकि मेरे देखने में पिछले 25 साल में हज़ारों लोगों को मैंने फेल होते हुए और कुछ चुनिंदा लोगों को सक्सेस होते हुए मैंने देखा है। उनमें से ही एक राज है और उनका राज हमने आज जान लिया है कि वो इंडिगो गाड़ी से मर्सिडीज गाड़ी तक कैसा पहुँच गए। दोस्तों, अगर आप भी इसी प्रकार का काम करना चाहते हैं तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।